क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? ईएमपी पाथवे भी नाम देते हैं, क्योंकि 3 लोगों ने दिया था। अगर ऑक्सीजन है तो क्या कराओगे? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय एसएलपी कितनी हुई? क्रेब्स साइकिल में कितने एनएडीएच बनते हुए दिख रहे हैं आप? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। ग्लूकोज में टोटल जितनी एनर्जी है, बिगिनिंग में जैसे पिछली क्लास में मैंने फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू दे दिया था, वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा ओवरव्यू देने की का यहां पर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो बताऊंगा इसको सुनना है, ये हम जस्ट सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, सेल बनाई गई है, सेल में देख लीजिए ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहां होगी? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, उनको तोड़ दिया जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड। टोटल एटीपी याद है ग्लाइकोलाइसिस से कितनी बनती है? 4 बनती हैं, 2 यूज होती हैं, तो नेट गेन कितना हुआ? 2 एटीपी का। और 2 एनएडीएच भी बनते हैं, जो कि ईटीएस करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एटीपी बनेगा, उसको अभी नहीं काउंट कर रहे हम। इसलिए एरो में मैंने लिख दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा? नेट एटीपी 2 और 2 एनएडीएच बनेंगे। 2 एनएडीएच का क्या होगा देखेंगे आगे। 2 पायरुविक एसिड बने, कहां? साइटोप्लाज्म में। ये डायग्राम मेनली इसलिए कि कौन सी प्रोसेस कहां होती है वो दिख जाए। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। अब 2 पायरुविक एसिड ये दोनों चले गए कहां? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। डायग्राम में दिख रहा है, मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अंदर जाकर आगे ये करेगा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, इट विल अंडरगो क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल भी कहां हो रही है? मैट्रिक्स में। अच्छा, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल से ये जो NADH+ बन रहा है, क्रेब में FADH2 जो बनता है, ये कहां जाएंगे अब? ETS करने। कहां? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ETS का मेन ऑब्जेक्टिव समझते हैं आप? देखिए क्लियर कट मेरी बात। ये लिंक और क्रेब में आप NAD+ से क्या बना लेते हो? NADH.H+। FAD से क्या बना लेते हो? FADH2। अगर इनको ऐसे ही रहने दोगे तो अगली लिंक और क्रेब के लिए NAD+ और FAD कहां से लाओगे? तो आपने एक बार लिंक और क्रेब करा के क्या बना लिया? NADH FADH2। अब इनके H+ और इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कहां निकाला जाएगा? ETS में। इनके H+ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ETS में, तो वापस क्या रीजनरेट हो गया? NAD+ और FAD रीअवेलेबल हो गए अगले पाथवे के लिए। तो ETS का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, रीजनरेशन ऑफ NAD+ और FAD, ताकि अगली क्रेब और लिंक के लिए अवेलेबल रहे। इसके बाद वो जो H+ इलेक्ट्रॉन निकाले ETS में डाल दिया गया, अंत में वो इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला है? ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अच्छा ठीक है, ETS चलेगा। ETS चलता जा रहा है तो PMS देख रहे हो, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्लस प्लस चार्ज खूब लगा दिया है। भाई ETS जब चलेगा, प्रोटॉन कहां इकट्ठे होंगे? कल कहां इकट्ठे हो रहे थे? ल्यूमेन में। आज कहां इकट्ठे होंगे? PMS में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो प्रोटॉन वापस आएंगे मैट्रिक्स में। वही कल नाम दिया था उसको CF0 CF1, आज क्या नाम देंगे? F0 F1। तो ये प्रोटॉन वापस वहां से आएंगे बैक टू मैट्रिक्स। प्रोटॉन वापस जब आएंगे तो F1 क्या करेगा? ATP बनाएगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सही है। अब देखिए यहां पर क्या क्या हुआ, ये तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ साइड देख लो। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुई? साइटोप्लाज्म। लिंक रिएक्शन कहां हुआ? मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल कहां हुआ? ETS कहां हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां हो रहा है? ऑक्सीजोम के हेड में। F1 पार्टिकल, वो जो F0 F1 है, F1 पार्ट में ही तो ATP बनाने की एक्टिविटी है। एक बात। दूसरी बात, एक और चीज यहीं पर क्लियर कर लो। एक ग्लूकोज के लिए ग्लाइकोलाइसिस कितनी बार होगा? एक बार।
और एक ग्लाइकोलाइसिस से दो पायरुविक एसिड बने हैं। एक पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक एक क्रैब होता है, एक पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक एक क्रैब होता है। तो दो पायरुविक एसिड बने थे तो दो लिंक और दो क्रैब होगा। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। एनसीईआरटी कहती है ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से आया है, और ग्लाइकोस जो है, क्या मतलब है ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस का? शुगर, और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? ग्लाइकोलाइसिस। ईएमपी पाथवे भी नाम देते हैं क्योंकि तीन लोगों ने दिया था, एम्बडेन, मेयरहॉफ, पारनास, इसलिए ईएमपी पाथवे। ठीक है, कहां होता है ग्लाइकोलाइसिस? अभी देखा, साइटोप्लाज्म में होगा। अच्छा, साइटोप्लाज्म में होगा। देखिए, इसे बोलूं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। इसे बोला जाए कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक हो या एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस सभी करते हैं। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस के बाद प्रोसेस के नाम पर लिंक, क्रैब, ईटीएस और भी चीजें होंगी, लेकिन एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्या बन गया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद क्या होगा? एक आध दो रिएक्शन होंगे जिससे अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो प्रोसेस के नाम पर एनारोबिक में क्या होता है? सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। सही है, ओके। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, ध्यान से सुनिएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तभी तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो रहा है। इस पाथवे में ना तो O2 यूज होगा, ना तो CO2 रिलीज होगा। ना O2 यूज होगा, ना CO2 रिलीज होगा। इसमें 10 स्टेप है, रिवर्सिबल है सभी स्टेप सिवाय 3 स्टेप के। स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10 ये इरिवर्सिबल। अब यहां पर एटीपी बनने के दो तरीके हैं। अगर ईटीएस के बाद एटीपी बने तो क्या कहोगे वो एटीपी बनने को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बना। अगर ईटीएस करके, अरे मतलब एनएडीएच और एफएडीएच2 जब बनेंगे तो वो ईटीएस करेंगे और फिर एटीपी जो बनेगा उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर कहीं पर बिना ईटीएस के एटीपी बन जाए तो उसे एसएलपी बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिना ईटीएस के एटीपी बना तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ईटीएस के बाद ना तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सही है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए भाई, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड 1 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, पहला स्टेप इरिवर्सिबल। एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर, एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर किसको देगा? ग्लूकोज को। तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, दूसरा स्टेप में आइसोमर में बदल गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में बदल गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। थर्ड स्टेप फिर से इरिवर्सिबल। एंजाइम का नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को वापस दिलाएगी। तो क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। राइट। अच्छा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो बना, इसको तोड़ा जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था? 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड। क्या बन चुका है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब इसे तोड़ दो, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, डीएचएपी से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्यों बनाया गया? देखिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में 6 कार्बन थे, तोड़कर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक्चुअली अब हमें बनाना है एसिड। थोड़ी केमिस्ट्री लगा रहा हूं।
क्या बनाना है हमें? एसिड बनाना है। और एसिड कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड नहीं बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा। तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट कीटोन ग्रुप है, वो तो एसिड बना नहीं सकता, इसलिए वो डीएचएपी को आइसोमर में बदल देंगे उसके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो पहले तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, एक डीएचएपी। अब वो डीएचएपी को भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल दिया। नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दोनों के पास क्या है? 3-3 कार्बन। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए, एक तो 2 फॉस्फेट देंगे, दोनों दो मॉलिक्यूल है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, दोनों को एक एक फॉस्फेट देंगे, प्लस दोनों मॉलिक्यूल से 2H निकाल लेंगे। 2H निकाल रहे मतलब क्या करा रहे हो? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब 2H निकाल लिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, तो क्या बन जाएगा? एसिड। तो क्या बन गया? देख लो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ये स्टेप जो था अकेला स्टेप है जहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेप है ये। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ग्लाइकोलाइसिस में इनमें से कौन सा कन्वर्जन ऑक्सीडेशन स्टेप है? तो ये वाला सही है। एक और चीज, एनसीईआरटी ने एच वर्ड यूज किया। एच के लिए पता है क्या बोला? रिडॉक्स इक्विवेलेंट। देखिए, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, दोनों मॉलिक्यूल से आपने 2H निकाले हैं और किसको दे दिया है? NAD+ को, ताकि NADH+ बन जाए। तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कितने H निकाले हैं? 2H। एक H को एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट कहते हैं, एक H को एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट कहते हैं, क्योंकि जिससे H निकला उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसको H मिला उसका क्या हो गया? तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट एनसीईआरटी ने किसको बोला है? H को। H को। और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कितने H निकाले? 2H। 2H निकाले मतलब एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने 2H मतलब 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकाले, और वो किसको दे दिया? NAD+ को, ताकि क्या बन जाए? NADH+। बात समझ में आई? तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना लिया हमने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो, पहला स्टेप आ रहा है जहां एटीपी बनेगा बिना ETS के, मतलब SLP से। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, दोनों मॉलिक्यूल के पास कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने फॉस्फेट है दोनों मॉलिक्यूल के पास? 2। फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकाल लो और दे दो ADP को। फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकालकर दे दो ADP को, तो क्या बन गया? ATP। तो जब एक फॉस्फेट निकाल लिया तो क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ATP बन गया ना बाई SLP, विदाउट ETS बना है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आइसोमर में बदल दो। आइसोमर में बदला तो क्या बन गया? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला स्टेप देखें। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बने, दोनों मॉलिक्यूल से एक एक H2O निकाल लो। दोनों मॉलिक्यूल से एक एक H2O निकाल लो, तो क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PP, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। सही है। और लास्ट स्टेप 10th, फिर से इरिवर्सिबल। देखो क्या बन चुका है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अभी भी PP में भी तो एक फॉस्फेट है ना, वो निकाल कर ADP को दे दो तो वापस ATP बन जाएगा बिना ETS के, बाई SLP। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP बन जाएंगे। और जब फॉस्फेट हटा दिया तो क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने हैं, एनसीईआरटी से कहती है की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ये? की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस का फेट क्या है, किस्मत में क्या है? डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, सेल की रिक्वायरमेंट और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सब करो। लेकिन मान लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में सेल को अभी एलेनिन एमिनो एसिड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एलेनिन एमिनो एसिड की जरूरत है।
अब अगर एलेनिन अमीनो एसिड की जरूरत है तो पायरुविक एसिड जो बना उससे एलेनिन अमीनो एसिड बना लिया जाएगा, तो पायरुविक एसिड का फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर, तो फिर यह देखना होगा ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो क्या कराओगे? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीजन नहीं है तो अगर ईस्ट है तो क्या चल रहा होगा? अल्कोहल बनेगा। हमारी मसल सेल्स हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक एसिड का क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेल की जरूरत क्या है, दूसरा ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय एसएलपी कितनी हुई? 4। 2 यूज हुई है स्टेप 1 और 3 में एक यूज हुई है, तो नेट गेन बाय एसएलपी कितना हुआ? नीचे देखो लिखा हुआ नेट एटीपी बाय एसएलपी। बनी तो 4 थी लेकिन 2 यूज हुई, तो नेट गेन क्या हो गया? 2 एटीपी का। और साथ में 2 एनएडीएच बने हैं जो कि ईटीएस करेंगे, एटीपी बनाएंगे, उसकी बात बाद में होगी। सही है। अनदर थिंग देखो, इन 10 स्टेप में से स्टेप 1, 3 एंड 10 कैसे हैं? इरिवर्सिबल। और जो स्टेप इरिवर्सिबल है उसे कहते हैं कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये तीनों स्टेप 1, 3 एंड 10 तीनों कंट्रोल पॉइंट है, लेकिन मेजर कंट्रोल पॉइंट है स्टेप नंबर 3। देखो स्टेप 3 जो है इस प्रोसेस का स्लोवेस्ट स्टेप है, और आप सब जानते हैं जो स्टेप सबसे स्लो होगा वही प्रोसेस का रेट डिसाइड करेगा। और इस स्टेप को कौन चला रहा है? स्टेप 3 को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसीलिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम या रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस था। ठीक है, अपन को याद रखना है टोटल 4 एटीपी बनी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोल देता हूं। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। डायरेक्टली सिंथेसाइज, डायरेक्ट मतलब एसएलपी की बात हो रही है, तो डायरेक्ट कितनी सिंथेसाइज हुई? 4। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को डायरेक्टली सिंथेसाइज की जगह डायरेक्टली गेन लिखा होता तो उसका आंसर 2 एटीपी हो जाता। सही है, ओके। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस हो गई। क्या बन चुका है? 2 पायरुविक एसिड। अब क्या होगा? दोनों पायरुविक एसिड का लिंक रिएक्शन, राइट। तो सिट्रिक एसिड साइकिल बिल्कुल हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आगे लिंक रिएक्शन देखिए एक अलग से लिखा हुआ है वहां पर देखिए पायरुविक एसिड का होगा लिंक रिएक्शन, और क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। लिंक कहां होता है? लिंक रिएक्शन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका नाम लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को। अच्छा, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के। किया क्या जाता है उस पर फोकस करिए। देखिए पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। क्या क्या होगा लिंक रिएक्शन में? एंजाइम जो लगेगी उसका नाम क्या है? साइड में देखो ई करके लिखा हुआ है एंजाइम का नाम। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम करेगा। किया क्या जाएगा इसमें? देख लो, 3 कार्बन में से 1 कार्बन पायरुविक एसिड का निकल गया इन फॉर्म ऑफ CO2। 1 कार्बन निकल गया CO2 के फॉर्म में। यह पहली बार है जब CO2 निकल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं निकला था, यहां CO2 निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। और पायरुविक एसिड के 2H निकालकर, 2H मतलब ऑक्सीडेशन करा रहा हूं पायरुविक एसिड के, पायरुविक एसिड के 2H निकालकर मैंने दे दिया NAD+ को, तो क्या बन गया? NADH.H+। पायरुविक एसिड के 2H निकालकर किसको दे दिया मैंने? NAD+ को, तो NADH+ बन गया। पायरुविक एसिड के 2H निकाले, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। CO2 भी तो निकाला, क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन। एनसीईआरटी ने लिंक रिएक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, बस लिखा है कि पायरुविक एसिड का पहले होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा लिंक रिएक्शन के दौरान? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए।
कोएंजाइम में अलग से दिया है हमने, एरो में देखना, कोएंजाइम में दिया था। देखो 3 कार्बन में से एक कार्बन तो हटा दिया ना CO2 के फॉर्म में, तो 2 ही कार्बन है। एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, प्लस COA जोड़ा था, तो क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, इसमें जो एसिटाइल ग्रुप है उसमें 2 कार्बन है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसका क्या होगा? क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हेंस क्रेब्स ने खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड, इसीलिए नाम दिया गया सिट्रिक एसिड साइकिल। और पहला प्रोडक्ट जो सिट्रिक एसिड है, उसमें सिट्रिक एसिड जो पहला प्रोडक्ट है, उसमें है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो पहले प्रोडक्ट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। ठीक है, अब होगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्यों मैट्रिक्स में हो रहा है? क्योंकि क्रेब्स साइकिल की जितनी भी एंजाइम्स हैं वो सब कहां मिलेंगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एक्सेप्ट वन एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। वो मैट्रिक्स में नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक पार्ट इन बोथ ETS एंड क्रेब्स साइकिल? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज अभी यहां भी काम करेगी और ETS में भी काम करेगी। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दोनों में काम करती है, क्रेब्स साइकिल में भी और ETS में भी। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्रेब्स साइकिल का मकसद क्या है? एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। उन दोनों कार्बन को CO2 के फॉर्म में रिमूव कर देना है, यह मकसद है। एसिटाइल कोएंजाइम A को फुली ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा 2 CO2 के फॉर्म में। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A से रिएक्ट कौन करेगा? एक्सेप्टर कौन है एसिटाइल कोएंजाइम A का? ऑक्सैलोएसीटेट, राइट, ऑक्सैलोएसीटेट। और ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका? एसिटाइल कोएंजाइम A का। कोई भी साइकिल हो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, उसे साइकिल के एंड में रीजनरेट कर लिया जाता है। NCERT कहती है साइकिल का जो पहला मेंबर है वो कौन है? ऑक्सैलोएसीटेट। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस साइकिल NCERT क्या बोलती है? ऑक्सैलोएसीटेट। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। पहला स्टेप देखो, हमने क्रेब्स साइकिल बनाई है, थोड़ा सा साइकिल घूमी हुई सी है, और यहां पर NCERT के वर्ड्स यूज किए गए हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो देखिए पहला स्टेप, ऑक्सैलोएसीटेट। एसिटाइल कोएंजाइम के पास देख रहे हैं, वाटर ऐड किया, कोएंजाइम हटा दिया, कोएंजाइम हटा दिया वाटर डालने के बाद। तो वाटर ऐड किया, कोएंजाइम हट गया। अब कौन बचा? एसिटाइल ग्रुप प्लस वाटर प्लस ऑक्सैलोएसीटेट। 3 चीजें हो गई। क्या क्या जुड़ रहा है? ऑक्सैलोएसीटेट, वाटर और एसिटाइल ग्रुप। ये तीनों चीजें जुड़कर एक कंपाउंड बन रहा है सिट्रिक एसिड। और इसी स्टेप को हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। देखो NCERT ने नहीं लिखा है कि ऑक्सैलोएसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम A जुड़ रहा है। कोएंजाइम A हटा दिया ना वाटर ऐड करके, तो एसिटाइल ग्रुप और कौन? ऑक्सैलोएसीटेट प्लस वाटर जुड़कर क्या बना? सिट्रिक एसिड, पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन वाला। अब देखो आगे क्या होगा। सिट्रिक एसिड जो है या सिट्रेट है, एक्वानिटेज एंजाइम ने क्या किया? उसे आइसोमर में बदल दिया। सिट्रिक एसिड से क्या बन गया? आइसोसिट्रिक एसिड। अब आइसोसिट्रिक एसिड, आगे देखिएगा, आगे आइसोसिट्रिक एसिड, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर बना हुआ है ना। तो आइसोसिट्रिक एसिड के 2H निकाल लो और दे दो NAD प्लस को, तो क्या बन गया? NADHH प्लस। मतलब आइसोसिट्रिक एसिड का क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। CO2 भी हटा दो। अभी तक 6 कार्बन थे आइसोसिट्रिक एसिड में, अब एक CO2 भी हटा दिया, तो 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। कौन सा?
अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है ना, ये तरह तरह के अमीनो एसिड्स बना सकता है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट से वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड बनाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बन गया। अब क्या किया देखो, फिर से सीओए दे रहे हैं, फिर से सीओए दे रहे हैं, और क्या कर रहे हो, अरे लिंक रिएक्शन जैसा देखो ना, सीओए दिया, CO2 हटाया, और 2H हटाकर किसको दे रहे हैं, NAD प्लस को, तो फिर से क्या बन गया, NADHH प्लस। तो फिर से आपने 2H हटाए अल्फा कीटो ग्लूटरेट के, तो क्या किया, ऑक्सीडेशन, CO2 हटाया, क्या कराया, डी कार्बोक्सिलेशन, तो क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में 4 कार्बन है, अब इसका कोएंजाइम ए हटा दो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम ए हटा दो, तो क्या बन गया, सक्सिनेट। इस स्टेप पर SLP हो रही है भाई, SLP हो रही है, मतलब यहां GTP बन रहा है। लेकिन GTP और ATP में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। NCERT की लाइन याद है आपको, इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP, दूर वालों ध्यान देना, इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड इनटू GDP। GDP किस में बदल जाता है, GDP में, विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। अच्छा नहीं समझ में आएगा इससे, अब डायग्राम देखो, वहां पर सर ने लिख दिया है GTP प्लस ADP। GTP का फॉस्फेट हटाओ, किसको दे दिया, ADP को, तो ADP किस में बदल गया, ATP में, और GTP का फॉस्फेट हटने से क्या बन गया, GDP। अब उस लाइन को दोबारा रिएक्शन देखते हुए सुनना लाइन को, क्या लिखा है, एक कपल्ड रिएक्शन हुआ जिसमें GTP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू GDP, दिख रहा है क्या, साथ साथ में बन जा रहा है ATP फ्रॉम, सही है, ओके। अब बात आई सक्सिनिक एसिड बन गया या सक्सिनेट। अब काम करेगी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एक अकेली एंजाइम क्रेब्स साइकिल की, जो कि कहां है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में है, और इसे आप शायद जानते होंगे मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। अच्छा, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगी, सक्सिनिक एसिड के 2H निकालकर FAD को दे देगी, किसको दे देगी, FAD को, तो क्या बन गया, FADH2, और सक्सिनेट के 2H हट गए तो क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट बोलो। अब ये फ्यूमेरिक एसिड जो है, इसको वाटर दे दो, क्या बन गया, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के 2H निकालकर वापस NAD प्लस को दे दो, तो क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। मतलब फोकस किस बात पर रखना है कि लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से ATP का हिसाब किताब क्या रहा। लिंक रिएक्शन में क्या बना था, एक NADH। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक NADH होता है, वो जब ETS करता है तो 3 ATP देता है। तो लिंक रिएक्शन में क्या बना है, एक NADH बराबर 3 ATP, ETS करके देगा। बात रही क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बनते हुए दिख रहे हैं आपको, गिन लो जरा, 3 दिख रहे हैं, और 3 NADH बने, और तीनों से 3 ATP, कितना हो गया, 9 ATP, और एक FADH2 भी तो बना है, बराबर 2 ATP। तो FADH2 से कितना हो गया, 2 ATP, और 3 NADH से 9, 9 2 11 ATP, एंड 1 GTP बनी है SLP से, इज इक्वल टू 1 ATP, दैट इज 12 ATP। मतलब मुझसे कोई पूछे एक क्रेब से कितनी ATP बनी, या मुझसे कोई बोले 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितनी ATP बनी, तो 3 NADH बने बराबर 9 ATP, एक FADH2 बना 2 ATP 9 to 11, एक GTP बराबर 1 ATP, तो कितना हो गया, तो एक क्रेब साइकिल से 12 ATP बनी, और लिंक रिएक्शन से एक NADH बराबर 3 ATP, सही है ना। अच्छा सुनिए, देखो मकसद अपना क्या था, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे, 3, ध्यान दीजिएगा अब डायग्राम की तरफ। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, तीनों कार्बन को
हमने वो CO2 के फॉर्म में उड़ा दिया, चेक करो। एक CO2 उड़ाया है लिंक रिएक्शन में, 2 CO2 उड़ाए हैं क्रेब्स साइकिल में, चेक कर लो, 3 CO2 उड़ गए। तो पायरुविक एसिड के तीनों कार्बन CO2 के फॉर्म में उड़ा दिए। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2। तो एक पायरुविक एसिड से कितने CO2 उड़ाए? 3। तो 2 पायरुविक एसिड से, यही तो लिखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन में एक ग्लूकोज से 6 CO2 रिलीज हुए। सही है। दूसरी बात करते हैं एटीपी कैलकुलेशन की। एटीपी कैलकुलेशन की पहले ग्लाइकोलाइसिस उठाते हैं। देखो टेबल में हमने लिखा है कौन कितनी बार चलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। ग्लाइकोलाइसिस कितनी बार होगा एक ग्लूकोज के लिए? 1 टर्न। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल 2-2 बार होंगे। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस से हमने लिखा है एटीपी थ्रू एसएलपी कितने बने? 4। एटीपी कंज्यूम कितने हुए? 2। तो एसएलपी से गेन कितना हुआ? 2। अब अरे 2 NADH भी तो बने थे, 2 NADH भी तो बने थे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक और क्रेब हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी NADH बना उससे पक्का 3 ATP बनेंगे। लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH है ये कहां बना था? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म वाले NADH से 2 या 3 ATP बनता है। आप सामने पढ़ा डिपेंडिंग ऑन शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है तो एक NADH से 3 ATP, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम करता है तो एक NADH से, पता है ना सबको? अच्छा, तो देखिए यहां पर ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। एटीपी थ्रू एसएलपी बनी 4, यूज हो गई 2, तो नेट गेन 2 और 2 NADH है। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम कर रहा है तो 2 NADH से कितनी एटीपी हो जाएंगी? 4। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से तो 2 NADH से 4, और एसएलपी गेन 2, 4 2 6 एटीपी का गेन। लेकिन अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा है तो 2 NADH से 6, एसएलपी गेन 2, 6 2 8। मतलब ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी का गेन कितना हुआ? 6 या 8। एक क्वेश्चन नीट में आया था जिससे काफी लोग फंस गए थे, क्लियर कर लेते हैं उसको। सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। आ जाए ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एटीपी का गेन हुआ, सिर्फ इतना लिखा है, नहीं लिखा है एरोबिक या एनारोबिक, तो बोलेंगे 2 ATP। एनारोबिक में तो ETS होता ही नहीं है तो वहां तो एसएलपी गेन ही माना जाएगा, 2 ATP। एरोबिक दिया है तब 6 8 ATP बोलेंगे, और ज्यादा सही किसे मानेंगे? 8 को। फिर से सुन लीजिए, अगर पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी गेन कितना एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 6 या 8, एक आंसर देना है तो 8। एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस कितनी एटीपी देता है? 2। कुछ नहीं दिया, ना एरोबिक ना एरोबिक, तब भी 2। कुछ नहीं दिया है तो भी 2 ATP बोलना है, एनारोबिक दिया हो तो भी 2 ATP बोलना है। हाँ, एरोबिक दिया है तो 6 8 बोलो, और एक आंसर देना है तो 8 ATP। क्लियर है? अच्छा, लिंक रिएक्शन 2 बार हुआ। देखो ना हमने कितनी ATP लिखी है? 6। अरे भाई एक लिंक से एक NADH बराबर 3 ATP, तो 2 NADH से 6 ATP। ओके, क्रेब साइकिल से एसएलपी, देखो एक क्रेब एसएलपी से कितनी एटीपी देता है? एक क्रेब साइकिल में 12 एटीपी बने हैं, लेकिन 12 में से 11 एटीपी ईटीएस से बना है, ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना है। जो एनएडीएच एफएडीएच2 के एटीपी है वो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले हैं। तो 11 एटीपी, 12 में से 11 एटीपी किससे बनते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। एक एटीपी बनता है एसएलपी से। इनटू 2 कर लो ना, क्योंकि क्रेब तो 2 बार हुआ है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितनी हो गई? 11 1 से, तो 2 से 22। एक क्रेब से एसएलपी से 1 एटीपी, तो 2 क्रेब से 2 एटीपी। तो देख लो टोटल एक क्रेब साइकिल से मैंने कितनी एटीपी जुड़वाई थी? 24 कि 12? कितना जुड़वाया था? 12। तो 2 क्रेब साइकिल से। ओके, अब जोड़ लो कितना हुआ एक ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज से जोड़ लो कितना आ रहा है? 36 या 38 एटीपी। अच्छा चलो फिंगर टिप पर कैलकुलेशन करते, ये सब हटाओ। देखो ग्लाइकोलाइसिस से 6 या 8, 6 या 8,
अच्छा ठीक है, एक लिंक से कितनी एटीपी गिनाई थी मैंने? 3। एक क्रेब से कितना गिनाया? 12। तो लिंक से 3 और क्रेब से 12 कितना हो गया? लिंक प्लस क्रेब मिलाकर 15 एटीपी। एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी, तो 2 पायरुविक एसिड से 30 एटीपी, और ग्लाइकोलाइसिस के 6 या 8, तो 30 प्लस 6 36 या 30 प्लस 8 38। सही है, ओके। अगला जो देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की बात करते हैं। देखिए आप सब जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा एनारोबिक कंडीशन में, राइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता, मतलब ग्लूकोज को पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाता। ग्लूकोज को पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाता तो पूरी एनर्जी भी इसकी रिलीज नहीं होती। ग्लूकोज में टोटल जितनी एनर्जी है उसका लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोला मैंने? ग्लूकोज की पूरी एनर्जी का लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होगी, और वो भी पूरी तरह से एटीपी के फॉर्म में ट्रैप नहीं होगी। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा यहां पर ग्लाइकोलाइसिस से? 2 ही तो होगा, ग्लाइकोलाइसिस से बनेंगे 4 और यूज होंगे 2। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा? 2 एटीपी होगा। अच्छा ठीक है, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन आप 2 तरह के पढ़ते हैं। कौन कौन से? अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं। देखिएगा डायग्राम पर फोकस करिए। पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस से। अब इस पायरुविक एसिड का डिपेंड करता है क्या होगा। अगर ईस्ट में हो रहा है तो अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल कैसे बनाएगा? चलो देख लो। पायरुविक एसिड बना हुआ है, पायरुविक एसिड से CO2 हटा दो, एंजाइम का नाम ही है डी कार्बोक्सिलेज। तो क्या हटाएगा? पायरुविक एसिड से CO2 हटा देगा। CO2 हटा देगा तो क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। अच्छा, अब इसके बाद अगली एंजाइम कौन सी आ गई? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो होगा क्या? एसिटल्डिहाइड CO2 बन रहा था, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना था ना, वो अपने 2H निकाल कर किसको दे रहा है? एसिटल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को क्या दे रहे हो? 2H। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल। थोड़ी केमिस्ट्री बीच में लगा दे रहा हूं। तो एसिटल्डिहाइड को 2H दे दिया तो एल्डिहाइड से क्या बन गया? अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। एक बार दोबारा देखो, पायरुविक एसिड बना था, उससे CO2 हटा दिया, क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को क्या किया हमने? NADH के 2H निकाल कर दे दिए, तो रिड्यूस होकर क्या बन गया? इथेनॉल। सही है। अच्छा, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH के इलेक्ट्रॉन H+ अंत में किसने लिया था? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने। और मैं ऑक्सीजन को बोलता हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन तो हम बाहर से लेते हैं ना, वहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन को मैं कहता हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन यहां पर NADH के H+ इलेक्ट्रॉन लेने ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। कौन ले रहा है? एसिटल्डिहाइड, इसी प्रोसेस का इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो अभी देखो यहां पर हमने लिख दिया एसिटल्डिहाइड क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब NADH के H+ इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? एसिटल्डिहाइड। ये होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? देख लीजिए, पायरुविक एसिड खुद NADH के H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पायरुविक एसिड खुद NADH के H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और रिड्यूस होकर क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया। तो यहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? पायरुविक एसिड। मेरी बात ध्यान से समझिएगा चीजों को जो मैं बता रहा हूं। देखिए, आप सब जानते हैं ईस पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। अल्कोहल छोड़ो, एनसीईआरटी कहती है कोई अल्कोहल बनाए या लैक्टिक एसिड बनाए, हैजार्डस है, हार्मफुल है, जो भी बनाएगा वो मर जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, बना क्यों रहे हो भाई? जब आपको पता है
कि टॉक्सिक है, मरेंगे, तो क्यों बना रहे हो? फॉर रीजनरेशन ऑफ NAD+, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप NADH के H+ इलेक्ट्रॉन निकाल कर नहीं दोगे एसिटाल्डिहाइड और पायरुविक एसिड को, तो नया NAD+ कहां से लाओगे? और अगर NAD+ नहीं आया तो स्टेप नंबर 6 ग्लाइकोलाइसिस वाला कैसे कराओगे? तो ये अल्कोहल या लैक्टिक एसिड किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि रीजनरेशन हो सके NAD+ का, ताकि वो अगले ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो सके। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छा, एक और कंपेयर कर लेता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एरोबिक में। एनारोबिक में पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक में नेट गेन ऑफ ATP 36 या 38। फर्मेंटेशन में 2 ATP। एक आखिरी डिफरेंस NCERT कहती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH के H+ और इलेक्ट्रॉन अंत में कौन लेता है ETS के दौरान? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेता है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ज्यादा है ना। तो NADH H+ के H+ इलेक्ट्रॉन एरोबिक में कौन छीन रहा है? ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज्यादा। तो NADH के H+ इलेक्ट्रॉन वो जल्दी जल्दी खींचेगा। तो NADH का ऑक्सीडेशन, H+ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, NAD+ बना रहे हो, तो NADH के H+ इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी खींचे जाएंगे एरोबिक में। क्यों? क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इसीलिए NCERT लिखती है NADH का ऑक्सीडेशन एरोबिक में वेरी विगरस होता है, वेरी फास्ट। लेकिन फर्मेंटेशन में NADH के H+ इलेक्ट्रॉन अंत में कौन ले रहा है? एक जगह तो एसिटाल्डिहाइड ले रहा है और एक जगह पायरुविक एसिड। उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन जैसी थोड़ी ना है। इसीलिए एनारोबिक में, फर्मेंटेशन में NADH के H+ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकाले जाएंगे। तो NADH का ऑक्सीडेशन क्या होगा? स्लो। दो तरह की ग्रोथ है, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक। ये भी सबको पता है। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? हर बार डिवीजन से 2 सेल बनेंगी, 2 में से 1 सेल डिवीजन करने वापस चली जाएगी और 1 सेल फंक्शन में लग जाएगी। डिवीजन से 1 से 2 सेल बनेंगे, लेकिन 2 सेल में से 1 डिवाइड करेगा और 1 फंक्शन करने लग जाएगा, डिवाइड करना छोड़ देगा। सब बोलूं अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है? जब सेल बने 1 से 2, 3, 4, 5, एक सेल का बढ़ना इज अर्थमेटिक। और ज्योमेट्रिक क्या है? 1 से 2, 4, 8, हर सेल डिवाइड करे तो ज्योमेट्रिक। लेकिन हर बार डिवीजन से 2 सेल बने और 2 में से 1 डिवाइड करे और 1 डिवाइड ना करे बल्कि फंक्शन करे तो वो अर्थमेटिक है। जैसे यहां पर देखो 2 सेल हैं, 2 से सेल कितनी बन रही? 3। 2 से बन रही है 3, 3 से 4, 4 से 5, एक सेल बढ़ रही है ना। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर बार डिवीजन से 2 सेल बन रही हैं, 2 में से 1 सेल डिवीजन पे लग रही है और 1 डिवीजन छोड़कर फंक्शन कर रही है। ये लाइट ब्लू जो दिख रहा है ना, ये वो सेल हैं जो फंक्शन करने लग गई, डिवीजन नहीं करेंगी। हर बार डिवीजन से 2 सेल बनेंगी, लेकिन 1 सेल डिवाइड करेगी और 1 फंक्शन पे लग जाएगी, डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है। अर्थमेटिक ग्रोथ कहां होगा? रूट एंड शूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। रूट और शूट का इलोंगेशन, हाइट बढ़ना अर्थमेटिक होगा, ज्योमेट्रिक नहीं हाइट बढ़ती। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT क्या है? लेंथ एट टाइम T। L0 क्या है? इनिशियल लेंथ एट टाइम 0। R ग्रोथ रेट, T इज टाइम। ग्रोथ कर्व कैसा दिख रहा है आपको इसका आता हुआ? लीनियर आएगा, सही है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है? वो ग्रोथ जहां पर हर सेल डिवाइड करे, हर सेल डिवाइड करेगी। जैसे डायग्राम में देखो 2 से 4, 4 से 8, 8, हर सेल डिवाइड करेगी। ऐसा कहां होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाइगोट के डिवीजन में, इधर देखो ना, ये पहले देखो जाइगोट 1 से 2 बना, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, लगातार क्या हो रहा है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज तक होगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसके बाद वापस अर्थमेटिक चालू हो जाएगी। तो इस डायग्राम में देखो ऊपर की तरफ क्या चल रहा है? ज्योमेट्रिक फेज, ऑल सेल्स आर डिवाइडिंग। लेकिन बॉटम वाले डायग्राम में देखो कुछ सेल डार्क है, कुछ लाइट ब्लू है। तो जो लाइट हो गए मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहे, फंक्शन कर रहे हैं।
और जो डार्क ब्लू है वो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ डिवाइड करेंगे और कुछ फंक्शन करेंगे। तो मैंने नहीं बोला एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, मैंने बोला अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसी ग्रोथ होगी, ज्योमेट्रिक, बाद में क्या होने लगेगा, अर्थमेटिक। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका, W1 इक्वल टू W0 ई रेज टू पावर RT। W1 क्या है, फाइनल साइज, W0 क्या है, इनिशियल साइज, E क्या है, पेस ऑफ नेचुरल लॉग, R क्या है, ग्रोथ रेट, T इज टाइम। R इज ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। R पता है क्या बता रहा है, प्लांट किस रेट से नया मटेरियल बना रहा है, नई सेल बना रहा है। आर ग्रोथ रेट क्या बताएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट, कि प्लांट किस रेट से नया प्लांट मटेरियल बना रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी ने आर को कुछ कहा है, हाँ कुछ लोगों ने पढ़ लिया है, एफिशिएंसी इंडेक्स, सही है। ओके, बात रही कर्व की, देख लो सिग्मोइड आएगा। क्यों सिग्मोइड आएगा, देख लो ना, एक साइड साइज या वेट ऑफ ऑर्गन ले लो, एक तरफ टाइम ले लो, लीफ का साइज ही ले लो। जब लीफ का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, पहले देखो ग्रोथ कैसे हो रही है, धीरे लैग फेज, फिर तेजी से हो रहा है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। बोलूं लॉग फेज को ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन ये ग्रोथ बेंड हो गया, स्टेशनरी की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि नेचर में रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एनसीईआरटी कहती है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट का यही मतलब है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होगा, जब ग्रोथ कर्व कैसा आएगा, सिग्मोइड, राइट। अब हमें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है ग्रोथ रेट का, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को मैं शॉर्ट में AGR बोलूंगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट को RGR। थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पता है। AGR का मतलब है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, AGR का मतलब है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। RGR में भी वही है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इनिशियल साइज। AGR क्या, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, दैट इज AGR। इनिशियल साइज को डिस्क्राइब नहीं करते AGR के समय, क्या बोलते हैं, गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, दैट इज AGR। लेकिन इनिशियल साइज के कंपैरिजन में गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, दैट इज RGR। फॉर्मूला भी लिख रखा है हमने RGR का, देखो क्या लिखा है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर या इनिशियल साइज इनटू 100। इसको समझने के लिए बेस्ट है ये डायग्राम, गौर करिएगा। एक लीफ दी है A, इनिशियल साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीफ B दी हुई है, इनिशियल साइज कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना कि दोनों एक हफ्ते में, 1 वीक में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गए, तो पहली वाली लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बढ़ के कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी वाली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ के 50 से क्या हो गई, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AGR में क्या बताते हैं, ग्रोथ इन गिवन टाइम, तो ग्रोथ इन 1 वीक कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AGR तो दोनों का बराबर ही आ रहा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो बढ़े दोनों पत्तियां, तो AGR देखो टेबल में दिया, दोनों का बराबर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन RGR देखो, लीफ A का निकालें, RGR लीफ A का, ग्रोथ इन गिवन टाइम कितना है, 5 अपॉन इनिशियल साइज क्या था, 5 इंटू 100 कितना हो गया, 100%। तो RGR कितना आया, 100%। दूसरी पत्ती का ग्रोथ इन गिवन टाइम लीफ B का कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो बढ़ा, अपॉन इनिशियल साइज क्या था, 50 इंटू 100, 10%। तो देखो जिन दो पत्तियों का AGR बराबर था, RGR में इतना बड़ा डिफरेंस है। क्लियर है। RGR का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होगा, कोई भरोसा नहीं, कोई न्यूमेरिकल पार्ट दे देंगे, 2-4 पत्तियों के इनिशियल साइज और फाइनल साइज दे देंगे, बोलेंगे अरेंज देम इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RGR, कुछ भी आ सकता है, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, राइट, ओके।